गाइस वेलकम टू बैक माय चैनल। वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग मई 2024 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ये टोटल लगभग 150 के समथिंग होगा करंट अफेयर्स। 150 नहीं, 137-38 के समथिंग क्वेश्चन होगा मई का टोटल A to Z। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। आप सभी देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, कहते हैं ना, जो लोग अगर डेली वाइज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते होंगे उन लोगों को पता होगा कि डायरेक्ट जो एज इट इज जो भी आप पढ़ते हैं वो यहाँ पे मेंशन है और एमसीक्यू बनाया गया है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रही, बट हाँ मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। एंड बीपीएससी के लिए समय बहुत कम है, तो जो लोग भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेटर है ही। उसके साथ साथ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी एआरओ, आरओ, दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सब इंस्पेक्टर, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम के लिए, वैसे तो करंट सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे, देने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत जो है विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, अप्रवासियों के लिए गंतव्य देश के रूप में भारत 5वें स्थान पर है, या फिर शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत एशिया का एकमात्र देश है। तो इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो केवल व केवल इसमें एक सही हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल व केवल एक सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने हाल ही में अपनी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 जारी किया है, जिसमें पता चला है कि पिछले साल भारत का प्रेषण बढ़कर के 111 बिलियन डॉलर हो गया है, जो कि अन्य सभी देशों से आगे निकल गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ 5 प्रेषण प्राप्तकर्ताओं देशों में मैक्सिको, चीन, फिलीपींस, फ्रांस 4 देश हैं। ठीक है, इसके अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब जैसे देशों में रहते हैं। इसके अतिरिक्त 4.48 मिलियन अप्रवासी के साथ भारत अप्रवासियों के लिए गंतव्य देश के रूप में 13वें स्थान पे है। ठीक है, तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, एनरोट, किल्टन और कल्पेनी द्वीप हाल ही में मूंगा विरंजन के कारण खबरों में था, कहाँ स्थित है। तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। ठीक है, फिर से यहाँ टिक लगा देते हैं, ये लक्षद्वीप में स्थित है। आईसीएआर सेंट्रल मैरीटाइम फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाया है कि अक्टूबर 2023 में लगातार समुद्री हीट वेव के परिणाम स्वरूप लक्षद्वीप सागर में प्रवाल भित्तियों में गंभीर विरंजन हुआ है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीपों में मूंगा विरंजन का अनुभव हो रहा है। ठीक है, जिनमें की बित्रा, किल्टान, अमीनी, एंड्रोट, कल्पेनी और कावरती शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर नासा के अंतरिक्ष यात्री बूच विल्मोर सुनीता विलियम को आईएसएस तक ले जाने के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो ये बोइंग के द्वारा। ठीक है, तो बोइंग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, फ्लोरिडा के केप कैनवेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर में एटलस वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। बोइंग का स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान 7 मई को नासा के दो अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय स्टेशन तक ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका और एक्सप्लेनेशन है, यह स्टार लाइनर की पहली चालक दल परीक्षण उड़ान थी। उसके बाद बोइंग एलन मस्क के स्पेसएक्स के साथ नासा क्रू को आईएसएस तक और वहां के परिवहन प्रदान करने में सक्षम होने वाली दूसरी निजी फर्म बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 मई 2024 को इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एएम जिसे 3D प्रिंटिंग तकनीक के रूप में जाना जाता है के माध्यम से किस तरह रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट किया गया है। तो PS4। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा PS4, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि इसरो ने
एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसे कि आमतौर पर 3D प्रिंटिंग के रूप में जाना जाता है, इसके मदद के लिए बनाया गया है। तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इंजन PS4, जिसे कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के चौथे चरण के इंजन के रूप में उपयोग किया जाता है। 3D प्रिंटिंग का उपयोग जो है, इसका उपयोग करके प्रोडक्शन के इसरो के द्वारा फिर से डिजाइन किया गया था। ठीक है। CE 2020 एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे कि इसरो के द्वारा GSLV MK3 के साथ उपयोग के लिए विकसित किया गया है, जिसे कि अब तक LVM-3 लॉन्च वाहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार के द्वारा नियंत्रित 2 मंदिर बोर्डों ने मंदिर में चढ़ावे के लिए किस फूल पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ओलियंडर के द्वारा। ठीक है। तो ओलियंडर ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। देखो, केरल सरकार के द्वारा नियंत्रित 2 मंदिर बोर्ड, जो कि मिलकर राज्य में 2500 से अधिक मंदिरों का प्रबंधन करते हैं, और मंदिर के प्रसाद में ओलियंडर फूलों के उपयोग पर, यानी कि ओलियंडर फूल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि एक 24 वर्षीय महिला की गलती से ओलियंडर की कुछ पत्तियां चबाने के बाद मृत्यु हो गया था। ठीक है। नेरियम ओलियंडर, जिसे कि आमतौर पर ओलियंडर या फिर रोजबे के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण और क्षेत्र उगाए जाने वाले एक पौधा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, यह अधिनियम रक्षा मंत्रालय सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है, या फिर सरकार सेना, वायुसेना, नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है और युद्धों और संचालन के लिए उनके संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना चाहती है। कौन सा सही है? तो हमारा आंसर केवल व केवल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन। अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो 10 मई को लागू किया गया था। अधिनियम ISO के कमांडर इन चीफ, ऑफिसर इन कमांडर को प्रत्येक व्यक्तिगत सेवा की विशिष्ट सेवा शर्तें को परेशान किए बिना अनुशासन प्रशासन के प्रभावी रखरखाव के लिए उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राफा सीमा हाल ही में खबरों में था, यह जोड़ता है। तो राफा सीमा जो है, ये गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ता है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राफा सीमा जो है एकमात्र बिंदु है जो इजराइल के द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है। जहां नागरिक भूमि के रास्ते गाजा में आ जा सकते हैं, ठीक है, और छोड़ सकते हैं। यह सीमा गाजा पट्टी और मिस्र को जोड़ता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व बाघों के स्थानांतरण के कारण खबरों में था, यह इनके बीच एक सामान्य सीमा बनता है। तो किसके किसके बीच सामान्य सीमा बनता है? ये महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है। 1, 2, 3 देखो ऑप्शन डी में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में एकमात्र बाघ अभयारण्य सह्याद्री टाइगर रिजर्व को फिर से आबाद करने के लिए राज्य का वन विभाग जल्द ही चंद्रपुर में तरोबा अंधारी टाइगर रिजर्व से बाघों को स्थानांतरित करेगा। ठीक है। उत्तर पश्चिमी घाट में स्थित सह्याद्री टाइगर रिजर्व जनवरी 2010 में बनाया गया था। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा के बीच एक साझा सीमा बनाता है, जो कि घने सदाबहार, अर्ध सदाबहार और नर्म पर्णपाती जंगलों का घर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइज, थोड़ा बीच बीच में खांसी वासी हो जाए, इसके लिए सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में रही ब्लू रेजिडेंसी या फिर 10 वर्षीय ब्लू वीजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यह सऊदी अरब के द्वारा शुरू किया गया है, यह एक दीर्घकालीन निवास कार्यक्रम है, या फिर यह वीजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें समुद्री व्यापार और वाणिज्य में देश के आर्थिक विकास के लिए असाधारण योगदान और प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। कौन सा सही है? तो कोई इसमें से सही नहीं है। ठीक है। न तो एक सही न 2 सही। ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो, कह रहे हैं कि संयुक्त अरब अमीरात
देखो, संयुक्त अरब अमीरात पर्यावरण अधिवक्ताओं के लिए दीर्घकालिक निवास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे कि ब्लू रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। यह 10 वर्षीय वीजा विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अवधारणा, योगदान और प्रयासों का प्रदर्शन किया है। इस पहल का उद्देश्य जो है पर्यावरण संरक्षण स्थिर के प्रति देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप यूएई के भीतर और बाहर स्थिर प्रयासों का समर्थन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कितने भारतीय साहित्य कार्यों को जोड़ा गया है? तो 3 भारतीय साहित्य कार्यों को जोड़ा गया है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो, यहाँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन कह रहा है 3 भारतीय साहित्य कृति रामचरितमानस, पंचतंत्र और शहद साहित्य लोकन को उलान बटोर मंगोलिया में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक के दौरान यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जोड़ा गया है। यूनेस्को का MOW कार्यक्रम में एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रणनीति है, जिसके उद्देश्य जो है दस्तावेजी विरासत, विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्त प्राय विरासत की सुरक्षा, संरक्षण और पहुंच उपयोगी की सुविधा का प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ब्लॉक आउट 2024 निम्न संदर्भ में समाचारों में देखा गया था। तो ये गाजा में इजराइल की कार्रवाई के लिए देखा गया था। ठीक है, तो अपन याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कह रहा है कि ब्लॉक आउट 2024 जो है, जिसे ऑपरेशन ब्लैकआउट या फिर सेलिब्रिटी ब्लॉक पार्टी के रूप में जाना जाता है, गाजा में युद्ध में इजराइल के प्रति उनकी चुप्पी या फिर समर्थन के संबंधित मशहूर हस्तियों, संगठनों के सोशल मीडिया खातों ब्लॉक करने के लिए ऑनलाइन आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में समाचारों में देखे गए अहरामत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नील नदी की हाल ही में खोजी गई सहायक नदी है, या फिर यह सहारा रेगिस्तान के वर्तमान क्षेत्र में उपजाऊ भूमि एक छोटा सा टुकड़ा है जो गीजा और लिस्ट मध्य साम्राज्य के दफन स्थल के बीच में उच्च पिरामिड घनत्व के बारे में पहले की आशंकाओं को पूरी तरह से समझा जाता है, या फिर अरबी में इसका अनुवाद पिरामिड होता है। ठीक है, तो अपन देखना है कि स्टेटमेंट इसमें कौन सा सही है। तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। फिर भी हम लोग ऊपर में यहाँ चेक कर ले 1 और 2 कौन है, तो 1 ये हो जाएगा, यह नील नदी की हाल ही में खोजी गई सहायक नदी है, और दूसरा हो जाएगा अरबी में इसका अनुवाद पिरामिड होता है। ठीक है, तो अपन 1 और 3 हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ द नॉर्थ कैरोलिना विल्मिंगटन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मिस्र की प्राचीन भूमि से एक लंबे समय से दबे हुए रहस्य उजागर किया है, जो नील नदी की एक लंबे समय से लुप्त सहायक नदी है, जो कि संभवतः वैज्ञानिकों को पिरामिड के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। अहरामत नील नदी की हाल ही में खोजी गई एक सहायक नदी है, जो अरबी में इसका अनुवाद पिरामिड होता है, और नदी की शाखा की खोज गीजा और लिस्त के बीच उच्च पिरामिड घनत्व के बारे में पहले ही अपेक्षा के अनुरूप है, जो कि सहारा रेगिस्तान का एक वर्तमान दुर्गम क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। एम्प्टी क्वार्टर न्यूजीलैंड में है, या फिर आयर हाईवे यूके का है, या फिर रब अल खली संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कोई सुमेलित नहीं है। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 कोई सुमेलित नहीं है। देखो, सऊदी अरब के हाईवे 10 ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के आयर हाईवे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे लंबी सीधी सड़क का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो सऊदी अरब के हाईवे, ठीक है, तो ये जो है आयर हाईवे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आयर हाईवे, ये सऊदी अरबिया का है, ना कि यूके का। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि राजमार्ग 10 रूब अल खली रेगिस्तान,
तो रूब अल खली रेगिस्तान जो है इसका विस्तार 256 किलोमीटर से होकर के 159 मील तक फैला हुआ है, जो एम्प्टी क्वार्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और एम्प्टी क्वार्टर न्यूजीलैंड दिया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्टी क्वार्टर जो है ये लगभग 256 किलोमीटर से लेके 159 मील तक फैला हुआ है। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो स्लो करके आप लोग सुन लीजिएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी सब मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टेमिस 3 जिसे कि 2026 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है। 50 वर्षों में मानव चंद्रमा पर उतरेगा, क्योंकि मनुष्य आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर उतरा था। 2 ऑप्शन कह रहा है, आर्टेमिस 3 मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर मनुष्य को उतारकर इतिहास बनाना है, या फिर आर्टेमिस के माध्यम से नासा पहली महिला, पहले रंगीन व्यक्ति और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय साथी अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर उतरेगा। नासा के, या फिर चौथा कह रहा है कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने आर्टेमिस 3 मून वॉक के लिए आटाकामा रेगिस्तान को अभ्यास मैदान में बदल दिया है, जो कि क्रेटर, दोष और ज्वालामुखी विशेषताओं सहित चंद्र इलाके की समानता के कारण अपोलो युग के बाद चंद्र अन्वेषण के लिए एक प्रशिक्षण मैदान रहा है। तो कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है। नासा के अंतरिक्ष यात्री ने आर्टेमिस 3 मून वॉक के लिए एरिज़ोना रेगिस्तान को अभ्यास मैदान में बदल दिया गया है। अपोलो युग के बाद से एरिज़ोना रेगिस्तान चंद्र अन्वेषण के लिए प्रशिक्षण स्थल रहा है, क्योंकि इसकी चंद्र भूभाग से सामान्यताएं हैं, जिसे कि क्रेटर, दोष और ज्वालामुखी विशेषताएं शामिल है। 2 आर्टेमिस परीक्षण मिशनों के बाद आर्टेमिस 3 जिसे कि 2026 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया था। 50 वर्षों में मानव को चंद्रमा पर उतरते हुए देखा जाएगा, क्योंकि मनुष्य आखिरी बार चंद्रमा की सतह पर उतरा था। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, एक कठोर और अनदेखे क्षेत्रों पर मनुष्य को उतारकर इतिहास बनाया। आर्टेमिस के माध्यम से नासा चंद्रमा पर पहली महिला, पहले रंगीन व्यक्ति और अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय साथी अंतरिक्ष यात्री को उतारेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विलुप्त होने के खतरे वाले प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें और IUCN रेड लिस्ट और WWF के अनुसार क्या भारतीय बाइसन जो है गंभीर रूप से विलुप्त है, या फिर नीलगिरी तहर जो है ये संकटग्रस्त है, या फिर गंगा नदी डॉल्फिन जो है गंभीर रूप से विलुप्त है, लुप्त प्राय है, या फिर शेर पूंछ वाला मकाम जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। कौन सा सुमेलित है, सही रूप में बताना है। देखो तो इसका सही जो हो जाएगा भारतीय बाइसन जो हो जाएगा गंभीर रूप से लुप्त है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा नीलगिरी तहर जो है ये संकटग्रस्त है, यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, संकटग्रस्त है, लुप्त प्राय नहीं है, सॉरी फॉर दैट, तो संकटग्रस्त है। और इसके बाद गंगा नदी डॉल्फिन जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में गंगा डॉल्फिन को रखा गया है। तो 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा देखो 1, 2, 3 सी यहाँ पे है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। IUCN रेड लिस्ट और WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड के अनुसार भारत में 10 प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में है। कौन कौन सा प्रजाति है जो विलुप्त होने के खतरे में है? एशियाई हाथी है, इसका वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमस इंडिकस कहते हैं। ठीक है, ये संकटग्रस्त है। गंगा नदी डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है, गैंगेटिका जो गंभीर खतरा में है। एक सिंग वाला गैंडा जो यूनिकॉर्निस गैंडा इसको बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, ये भी गंभीर खतरा में है। हिम तेंदुआ की बात करें तो पैंथेरा एंसिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये जो है गंभीर खतरा है। बंगाल टाइगर, आपको पता है कि वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस,
संकटग्रस्त है। लाल चीन की भालू, इसका वैज्ञानिक नाम आयलूरस फुलगेनस, और ये भी संकटग्रस्त है। एशियाई शेर, इसका वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा लियो पारसिका, ठीक है, और इसका स्थिति की बात करें तो संकटग्रस्त है। नीलगिरी तहर, ठीक है, तो ये संकटग्रस्त है। भारतीय बाइसन जो है ये इसका वैज्ञानिक नाम जो है नीलगिरी ट्रैगरस हिलोक्रिएसस, ये गंभीर खतरा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेर पूंछ वाला मकाम जो है ये, इसको वैज्ञानिक नाम जो है बोस गौरस बोलते हैं और संकटग्रस्त है। तो अपन इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाएं सांसद बनी थी, या फिर अंतर संसदीय संघ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत वर्तमान में 193 देशों में 142वें स्थान पे है, या फिर आजादी के बाद संसद में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 10% से ऊपर रही है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल 1 और 2 सही है, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि 2019 के चुनाव में सबसे ज्यादा महिलाएं सांसद बनी थी, ये सही है। इसके अलावा ये हमारा सही है, अंतर संसदीय संघ के द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामलों में भारत वर्तमान में 193 देशों में 142वें स्थान पे है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2009 के बाद से संसद में महिला प्रतिनिधित्व की संख्या 10% के ऊपर रही है, और 16वीं लोकसभा चुनाव में 61 महिलाएं निर्वाचित हुआ था, जो निचले सदन का 11.2% थी। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक 78 थी, जो कि कुल संख्या 14.2% थी। 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं सांसद है, जिन्हें पश्चिम बंगाल से सबसे ज्यादा महिलाएं सदन में पहुंची है। सदन में महिला के प्रतिनिधित्व के मामले में बात करें तो भारत वर्तमान में 193 देशों में 142वें स्थान पर है। यह अपने अधिकांश पड़ोसी देशों पाकिस्तान 137, नेपाल 54 और बांग्लादेश 113 से पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने साम लात देह के संबंध में 2022 के फैसलों की समीक्षा की अनुमति दी है, और साम लात देह का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि यह एक गांव की आम का भूमि है, ठीक है। हरियाणा में गांव के भूस्वामी के अधिकारों की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट 2022 के फैसले की समीक्षा अनुमति दी, जहां की जस्टिस हेमंत गुप्ता और वी राम सुब्रमण्यम की पीठ ग्राम पंचायतों की श्यामलता देव भूमि का अधिग्रहण करने की अनुमति दिया था। श्यामलता देव मूल रूप से गांव की आम भूमि है, जिसे कि कई भूस्वामियों के द्वारा गांव के लोगों की साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी व्यक्तिगत भूमि की बराबर हिस्सा देकर के बनाया जाता है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट 1961 के बाद पंजाब एक्ट 1992 के संशोधन को बरकरार रखा था, जो कि ग्राम पंचायतों को श्यामलता देव भूमि को गांव के सामान्य उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि के रूप में संबंधित प्रबंधित और नियंत्रण करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, करमन रेखा शब्द हाल ही में खबरों में था, यह है, ये जो है पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करने वाली सीमा रेखा है। 19 मई को भारत में जन्मे एविएटर और वाणिज्यिक पायलट गोपी थोटाकुरा 5 अन्य अंतरिक्ष पर्यटकों के साथ अंतरिक्ष में एक छोटी मनोरंजन यात्रा करने वाले लोगों का नवीनतम समूह बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। अंतरिक्ष उड़ान तथाकथित करमन रेखा को पार करने के बाद पृथ्वी से लगभग 100 किलोमीटर ऊपर शुरू होती है, जिसे कि व्यापक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से विभाजित करने वाली सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। थोटाकुरा की यात्रा को उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अंतरिक्ष यान ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश नहीं किया, यह करमन रेखा को पार कर गया और कुछ समय तक वहां रहा और अंत में पृथ्वी पर लौटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत को निशाना बनाने वाला लगभग 45% साइबर अपराध दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं, या फिर भारत में
धन संबंधित घोटालों में सबसे अधिक निवेश घोटाला शामिल है। कह रहे कौन सा सही है, तो केवल व केवल एक सही है, तो हमारा आंसर केवल व केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो, गृह मंत्रालय के एक प्रभाग भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के डेटा विश्लेषण के अनुसार राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के साथ दैनिक आधार पर लगभग 7,000 साइबर संबंधित शिकायतें दर्ज किया गया है, जो अधिकांश धोखाधड़ी में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में है। वो कौन कौन सा देश है? कंबोडिया है, म्यांमार है, लाओस है। 14C ने भारत को लक्षित साइबर अपराध मामले में हमलों की मात्रा में काफी वृद्धि को पता लगाया, जिनमें से लगभग 45 दक्षिण पूर्व एशियाई, मुख्य रूप से कंबोडिया, म्यांमार, लाओ, पीडीआर से आते हैं। घोटाले 4 प्रकार के होते हैं: डिजिटल गिरफ्तारी, ट्रेडिंग घोटाला, निवेश घोटाला, रोमांस डेटिंग घोटाला। भारतीयों को डिजिटल गिरफ्तारी में 120.30 करोड़ रुपए, ट्रेडिंग घोटाले में लगभग 1420.48 करोड़ रुपए, निवेश घोटाले में 222.58 करोड़ रुपए और रोमांस डेटिंग घोटाले में 13.223 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारत दक्षिण, ये यहाँ पे सही बताना है कौन सा सही है, तो कह रहा है भारत दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाले अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च स्थान है, या फिर 2024 की सूची में अमेरिका, स्पेन, जापान, फ्रांस, यूके शीर्ष 5 में शामिल है, या फिर परिणामों से पता चला है कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में आमतौर पर यात्रा और पर्यटन विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती है। कौन सा सही है? तो इसमें सही की बात करें तो 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो, एक्सप्लेनेशन थोड़ी हम लोग देख ले। विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बढ़कर के 39 स्थान पर पहुंच गया है, जिससे कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां महामारी, इसको थोड़ी जूम कर देते हैं, महामारी के स्तर पर लौट आई है, जबकि अमेरिका के सूची में शीर्ष पर है। भारत दक्षिण एशिया में निम्न मध्यम आय वाला अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पे है। अमेरिका के बाद स्पेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया 2024 के सूची में शीर्ष 5 में शामिल है। परिणामों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में आमतौर पर यात्रा पर्यटन विकास के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां बनी रहती है। इसके अनुकूल कारोबारी माहौल, गतिशील श्रम बाजार, खुली यात्रा नीतियों, मजबूत परिवहन और पर्यटन बुनियादी ढांचे और अच्छी तरह से विकसित प्राकृतिक, सांस्कृतिक, गैर अवकाश आकर्षणों से मदद मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचारों में आए प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है बताना है। कह रहा है कि इसका उद्देश्य प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है, या फिर इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय मंचों और एजेंसियों के सहयोग से एमएसएमई को बढ़ावा देना है, या फिर यह विशेष प्रौद्योगिकी और सेवाओं में कौशल की कमी को संबोधित करता है और इसका उद्देश्य कौशल विकास के अवसर को खोलना है, या फिर एआई प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए भारत सरकार की एक पहल है। कौन सा सही है? तो इसमें केवल व केवल इसका उद्देश्य जो है प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथा के साथ साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गाइज, ये वाला पेज थोड़ा धुंधला हो गया ना, लगता है इसका दूसरा पीडीएफ दूसरे वाला में लगाना होगा। अप्रैल वाला जो लगाना होगा ना मेरे को, ये वाला जो है पूरा एक पेज धुंधला हो गया। ऐसे मेरे को तो हल्की फुल्की दिख रहा है, बट आप लोग को नहीं दिखेगा। ऐसा करते हैं, ये जो पेज है, क्वेश्चन जो है 21 से लेकर के 25, हम इसको लिख लेते हैं 21 से 25 है ना, और इसको जो है हम नेक्स्ट वाला में लगा देंगे, क्योंकि ये जो है काफी धुंधला आ रहा है। ऐसे मेरे को तो हल्की दिख रही है, बट हल्की दिखने से काम नहीं चलेगा ना, आप लोग को अच्छे से दिखना चाहिए। ये वाला हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, और अगले वीडियो में इसको हम करा देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला पेज को करा देंगे।
21 से लेकर के 25 तक जो भी क्वेश्चन है मैं करा दूंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक वेट गाइज, कह रहा है कि PR यानी कि फायर इंफ्रारेड प्रयोग में ध्रुवीय दीप्तिमान ऊर्जा ध्रुवीय मिशन से क्या हासिल होने की उम्मीद है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल और बर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिक से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाले गर्मी की मात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर नई जानकारी प्रदान करें। या फिर यह समझने के लिए 1970 के दशक के बाद से अंटार्कटिका बाकी ग्रह की तुलना में 2.5 गुना अधिक तेजी से क्यों गर्म हुआ है, या फिर वैज्ञानिकों को इस बात का बेहतर अंदाजा दे कि बर्फ और समुद्री बर्फ जैसे पदार्थों से दूर अवरक्त ऊष्मा कितनी कुशलता से उत्सर्जित होती है, या फिर बदलता अंतरिक्ष में जाने वाले दूर अवरक्त विकिरण को मात्रा कैसे प्रभावित होता है, या फिर शोधकर्ताओं को बेहतर अनुमान लगाने में मदद करे भविष्य में पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच गर्मी का आदान प्रदान कैसे बदला जाए, और परिवर्तन बर्फ की चादर के पिघलने, वायुमंडल तापमान और वैश्विक मौसम जैसी घटनाओं को कैसे प्रभावित करे, या फिर एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करे जिसकी लागत एक पूर्ण आकार के उपग्रह से भी कम हो। ठीक है, आपन बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो हम लोग सही देख लेते हैं कौन सा है। तो पृथ्वी का वायुमंडल और बर्फ आर्कटिक और अंटार्कटिका से अंतरिक्ष में उत्सर्जित होने वाले गर्मी की मात्रा जो है इसे कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर नई जानकारी प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा जो है ये है वैज्ञानिकों को इस बात का बेहतर अंदाजा दे कि बर्फ और समुद्री जैसे पदार्थों से दूर अवरक्त ऊष्मा कितनी कुशलता से उत्सर्जित होती है, या बादल अंतरिक्ष में जाने वाले दूर अवरक्त विकिरण की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट है शोधकर्ताओं को बेहतर अनुमान लगाने में मदद करे भविष्य में पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच गर्मी का आदान प्रदान कैसे बदला जाए, और परिवर्तन बर्फ की चादर के पिघलने, वायुमंडलीय तापमान और वैश्विक मौसम जैसी घटनाओं को कैसे प्रभावित करे। तो हमारा 1, 3, 4 और 5 हो जाएगा। 5 में है एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करे जिसकी लागत एक पूर्ण आकार के उपग्रह से भी कम हो। तो हमारा 1, 3, 4, 5 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी 1, 3, 4, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसका हम लोग देख ले, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये रहा एक्सप्लेनेशन। नासा का एक ध्रुवीय मिशन जल्द ही पृथ्वी के 2 सबसे दूरस्थ क्षेत्रों आर्कटिक और अंटार्कटिक के ज्ञान के अंतराल को भर देगा, और यह कैसे अंतरिक्ष में गर्मी फैला रहा है। तो प्री फायर ध्रुवीय मिशन के हिस्से के रूप में नासा के छोटे जुड़वा उपग्रह से पहला 22 मई को न्यूजीलैंड में लॉन्च किया गया था, और पहले जो है लॉन्च के 2 सप्ताह बाद दूसरे क्यूबसैट लॉन्च किया गया था। मिशन 5 चीजों हासिल होने की उम्मीद है। पृथ्वी का वायुमंडल और बर्फ अंटार्कटिका आर्कटिक से अंतरिक्ष से उत्सर्जित होने वाले गर्मी की मात्रा को कैसे प्रभावित करते हैं, यह समझने के लिए 1970 के दशक में अंटार्कटिका की बाकी ग्रह की तुलना में 2.5 गुना अधिक तेजी से गर्म हुआ था। वैज्ञानिकों की इस बात का बेहतर अंदाजा दे कि बर्फ की समुद्री बर्फ जैसे कि पदार्थों से दूर अवरक्त ऊष्मा कितनी कुशलता से उत्सर्जित होती है, बादल अंतरिक्ष में जाने वाले दूर अवरक्त विकिरण की मात्रा को कैसे प्रभावित करता है। यह शोधकर्ताओं को बेहतर अनुमान लगाने में मदद करे भविष्य में पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच ताप नियमन कैसे बदलेगा, और वे परिवर्तन बर्फ की चादर को पिघलने, वायुमंडलीय तापमान और वैश्विक मौसम जैसी घटनाओं को कैसे प्रभावित करेगा। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर प्रदान करे जिसका लागत एक पूर्ण आकार के उपग्रह से भी कम हो। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में समाचारों में देखे गए अग्निबाण एसोआर्ट यानी कि सॉर्टेड
अगर हम लोग पढ़े इसको तो अग्निबाण सॉर्टेड सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही उत्तर चुनना है, कौन सा सही है। कह रहा है यह भारत किसी निजी स्टार्टअप द्वारा पहला लॉन्च किया गया है, या फिर यह सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला लॉन्च वाहन है। कौन सा सही है? तो केवल व केवल हमारा 2 सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। केवल व केवल 2 ऑप्शन बी में है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटिंग रॉकेट इंजन द्वारा संचालित अपना पहला सब ऑर्बिटल परीक्षण वाहन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जो हालांकि यह भारत में किसी भी निजी स्टार्टअप के द्वारा दूसरा लॉन्च या निजी लॉन्च पैड का उपयोग करके यानी उपयोग करने वाला पहला लॉन्च है, जिसे कंपनी ने श्रीहरिकोटा में देश के एकमात्र ऑपरेशनल स्पेस स्पोर्ट्स में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में समाचारों में देखे गए जिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही जो है यह एक अफ्रीकी देश की एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब अपने लंबे समय से चली आ रही आर्थिक स्थिरता को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे RBZ ने 5 अप्रैल 2024 को जिम्बाब्वे डॉलर की जगह जिम्बाब्वे गोल्ड के लिए एक नई सोने की समर्थित मुद्रा लॉन्च किया, जिसे कि जिम्बाब्वे गोल्ड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत का ऑल वी इमेजिन एज लाइट हाल ही में समाचारों में देखा गया, क्योंकि इसने कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 से लेकर 25 मई तक आयोजित कांस फिल्म महोत्सव में भारतीय कलाकारों ने प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। निर्देशक पायल कपाड़िया की पहली फीचर्स फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने प्रतिष्ठित ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्मार्ट का परीक्षण हाल ही में DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट ये क्या है? तो ये टारपीडो वितरण प्रणाली है। 1 मई को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अगली पीढ़ी के टारपीडो रिलीज सिस्टम का परीक्षण किया गया, जिसे कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य नौसेना को पनडुब्बी विरोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देना। इस प्रणाली में एक तंत्र शामिल है जिसके द्वारा टारपीडो को एक सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से ऐसे संसाधनों के साथ लॉन्च किया जाता है जो टारपीडो को अपनी तुलना में कहीं अधिक लंबी दूरी तय ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भौगोलिक संकेत GI उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दिया है? तो ये नाबार्ड दिया है। ठीक है, देखो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भौगोलिक संकेत उत्पादों के प्रभाव मूल्यांकन पर एक अध्ययन को मंजूरी दिया है। अब तक नाबार्ड के द्वारा समर्थित 144 उत्पादों यानी कि प्रोडक्शन को GI टैग मिल चुका है। जो नाबार्ड के समर्थन से GI टैग प्राप्त करने वाले पहला उत्पाद जो है तेलंगाना राज्य को पोचमपल्ली एकत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए पवित्र सरयू नदी का जल किस देश को भेजा है? तो ये श्रीलंका को भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सद्भावना और धार्मिक सद्भावना के संकेत में अयोध्या की सरयू नदी पवित्र जल में 5000 लड्डू प्रसाद और पूजा सामग्री के साथ सीता अम्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्रीलंका भेजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वेट गाइज, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत के बाद 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थानों सहित कुल कितने भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो 127 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख ले। 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत के बाद 31 दिसंबर 2023 तक निजी ऑपरेटरों, शैक्षणिक संस्थान सहित कुल 127 भारतीय उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। 31 दिसंबर 2023 तक सरकार के स्वामित्व वाले परिचालन उपग्रह की संख्या भारत का LEO लो अर्थ ऑर्बिट 22वां और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट 29वां स्थान है। इसके अलावा 2023 के अंत तक 3 भारतीय गहरे अंतरिक्ष मिशन भी सक्रिय थे, अर्थात चंद्रयान 2 ऑर्बिटर आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्रेटर एजुटेंड स्टॉर्क हरगिला को बचाने में अपने काम के लिए ग्रीन ऑस्कर में गोल्ड अवार्ड किसने जीता है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। भारत की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को असम में ग्रेटर एजुटेंट स्टॉक और इसकी आर्द्रभूमि की आदत को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यूके चैरिटी व्हिटली फंड फॉर द नेचर द्वारा 2024 में व्हिटली गोल्ड अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा गया है, सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मशाला बोर्ड ने संदूषण की चिंताओं के कारण निर्यातकों को मशालों में किस रसायन का उपयोग करने से बचने की सलाह दिया है? तो एथिलीन ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि इन वस्तुओं पर कुछ देशों ने गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के बीच भारत से भेजने जाने वाले उत्पादों में एथिलीन ऑक्साइड और कैंसरकारी रसायन के संदूषण को रोकने के लिए मसाला बोर्ड ने निर्यातकों के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार निर्यातकों के मसालों में स्टरलाइजिंग, फ्यूमिगेटिंग एजेंट या फिर किसी अन्य अनुप्रयोग के रूप में एथिलीन ऑक्साइड के रूप में इसे बेचना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांसपोर्ट, भंडार, गोदाम या फिर पैकेजिंग सामग्री आपूर्तिकर्ता किसी भी स्तर पर रसायन का उपयोग न करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शहर ने 20 मई से 30 मई 2024 तक 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, 46वीं पर्यावरण संरक्षण 26वीं समिति की मेजबानी किया है। तो ये कोच्चि किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत ने 20 मई से लेकर 30 मई 2024 तक कोच्चि केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण 26वीं समिति के सफलतापूर्वक मेजबानी किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे और भी है। ATCM 46 और CEP 26वीं की मेजबानी भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तो आप लोग को याद ही रखना है, क्योंकि मंत्रालय से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कौन सी मंत्रालय। ठीक है, तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR गोवा के माध्यम से अर्जेंटीना के मुख्यालय वाले अंटार्कटिका संधि सचिवालय के समर्थन से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 325 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा, या फिर भारत जो है 2030 तक तीसरे सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार होगा। तो कौन सा सही है? सही जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का ई-कॉमर्स बाजार उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार है, जिसके लिए 2030 तक 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत में 881 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता के आधार का दावा करता है। यह भारत को 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन खुदरा बाजार बनने की स्थिति में रखता है, जो कि तेजी से बढ़ते हुए इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, आधार और एक समृद्ध डिजिटल अर्थव्यवस्था से प्रेरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे द क्रिटिकल मिनरल समिट इनहांसिंग बेनिफिशियल एंड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज शीर्षक से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वित्त वर्ष 2024 में भारत में बिजली उत्पादन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है। भारत की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 2024 में 2.44 घट गया है, या फिर भारत
की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता वित्त वर्ष 2024 में 10.79% बढ़ गया है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, तो केवल व केवल 2 सही है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये एक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में मार्च 2023 में 237.27 गीगावाट से 2.44% बढ़कर के वित्त वर्ष 2024 में 243.22 गीगावाट हो गया है। गैर जीवाश्म ईंधन आधारित की बातें करें तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में 10.79% वृद्धि हुआ है, जो कि 2022-23 में 172.01 गीगावाट की तुलना में 2023-24 में 190.57 गीगावाट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसके और एक्सप्लेनेशन है। पिछले वित्तीय वर्ष में परमाणु ऊर्जा क्षमता 6.78 गीगावाट से बढ़कर के 8.18 गीगावाट हो गया है, जो साल दर साल 20.64% की वृद्धि दर्ज हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में 416.6 गीगावाट से 6.22% बढ़कर के 441.97 गीगावाट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश में एक जंगली ओरंगुटान को अपने गाल पर एक बड़े घाव के ठीक करने के लिए पौधों से बने पेस्ट का उपयोग करने स्वयं चिकित्सा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक है, देखो ये द हिंदू में डायरेक्ट ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सभी द हिंदू अगर रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो जरूर आप सभी को पता चलता होगा कि एज इट इज, मतलब द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जो पढ़ते होंगे तो एज इट इज क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप किया गया है। हाल ही में मैं किसी का, देखो किसी भी करेंट अफेयर्स वाले जो भी मैगजीन, किसी का तरफदारी नहीं कर रही, ना मैं किसी की प्रचार कर रही, बट मुझे ये कंटेंट बहुत बेटर लगा क्योंकि मैं डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों पढ़ती हूँ, तो मुझे आइडिया है। ठीक है, अब वैसे आप भी पढ़ते होंगे तो आपको भी आइडिया होगा। देखो ये सारा क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ था, मतलब क्वेश्चन नहीं, आर्टिकल। हाल ही में एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में एक सुमात्रा ओरंगुटान ने अपने गाल पर एक बड़े घाव को ठीक करने के लिए पौधों से बने पेस्ट का उपयोग करके स्वयं उपचार किया, और यह पहली बार कि जंगल में किसी प्राणी को औषधीय पौधे से चोट का इलाज करते हुए रिकॉर्ड किया गया, यानी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था एकदम। आप यूट्यूब पे डालिएगा, सब दिखेगा आपको, डालिएगा ना रिसेंटली इन द न्यूज ओरंगुटान अबाउट, तो आपको उसमें लगभग पूरा डिटेल वीडियो जो भी सारा सब दिखाएगा। शख्स गाम घाटी हाल ही में चीन द्वारा की गई अवैध निर्माण गतिविधियों के कारण खबरों में था। घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके के ट्रांस काराकोरम पथ में शख्स काम घाटी में हाल ही में चीनी सड़क निर्माण गतिविधियों पर चिंता व्यक्त किया गया है, जो 1963 में पाकिस्तान के द्वारा चीन को सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। सॉरी फॉर दैट गाइस, थोड़ी कोल्ड हो जा रही है। देखो, न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त संजय कुमार मिश्रा ने केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में शपथ ली। जीएसटी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करता है, जो कि अधिनियम और संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी अधिनियम के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील को संभालता है। उनका कार्यभार संभालने की तारीख से शुरू होकर के 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो या फिर 4 साल तक का होता है। ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश में उनका मासिक वेतन जो है 2.50 लाख बताया गया, यानी लगभग 2.5 लाख समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह यानी कि लैंडसैट 8 उपग्रह ने किस देश में स्थित 6900 साल पुराना लूना क्रेटर की विस्तृत तस्वीरें जारी किया है, ये हो जाएगा भारत।
नासा के लैंडसैट 8 उपग्रह ने गुजरात के बन्नी मैदानी घास के मैदान में स्थित एक विशाल गड्ढे की विस्तृत छवि खींचा है। यह गड्ढा भारत में दुर्घटनाग्रस्त उल्का पिंड का परिणाम है। हाल ही में क्लोरो पिकनिक शब्द चर्चा में है। यह क्या है? एक रासायनिक हथियार है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में क्लोरोपिक्रीन और आंसू गैस के उपयोग के साथ रासायनिक हथियार पर वैश्विक प्रतिबंध का उल्लंघन करने के आरोप लगाया था। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव का चौथा चरण किसके लिए लॉन्च किया गया था? तो ये स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, हेल्थ से रिलेटेड के लिए किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्वा चंद्रा और नॉर्वे के उपराजदूत मार्टिन आमडल बॉटहेम ने विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं में सहयोग बढ़ाने के लिए नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव के चौथे चरण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव की स्थापना 2006 में किया गया था। नीपी का उद्देश्य 4 उच्च फोकस वाले राज्यों बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर में इसके लेवल हस्तक्षेपों का परीक्षण करके भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को रणनीतिक उत्प्रेरक अभिनव सहायता प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2023-24 में भारत व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर उभरा, या फिर भारत के निर्यात के लिए अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य है। कौन सा सही है? तो हमारा दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-2024 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दो तरफा वाणिज्यिक, वेट गाइस यहाँ भी है, वाणिज्य के साथ चीन अमेरिका के पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनकर के उभरा है। इसकी अवधि में भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार 118.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय उत्पादन के लिए शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य कौन कौन है? USA है, संयुक्त अरब अमीरात है और नीदरलैंड है। ठीक है, शीर्ष 3 आयातक देश की बातें करें तो रूस हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, चीन नंबर 1। इसके बाद जो हम लोग आयात करते हैं यानी कि सामान वहां से मंगाते हैं तो सबसे ज्यादा चीन, इसके बाद रूस, फिर संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और ये आप लोग को तो याद रखना ही रखना है। एक्सपोर्ट हम लोग किसको सबसे ज्यादा करते हैं? तो ये USA को, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। ठीक है, भारत ने 2023-24 में चीन, रूस, सिंगापुर और कोरिया सहित अपने 10 व्यापारिक भागीदारी में 9 के साथ व्यापार घाटा आयात का निर्यातक के बीच का अंतर दर्ज किया है। देखो ये जो है ना, USA, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ये लोगों के साथ हमारा ट्रेड प्लस में है। एक्सपोर्ट कहते हैं ना कि अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा रहे, इम्पोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट हो तो सरप्लस में काउंट होगा। लाइक बोले तो वो हमारे GDP के लिए बेटर है। ठीक है, तो हमारा ऐसे तो हम लोग सब लगभग कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को भी करते हैं, रसिया को भी करते हैं, लेकिन हमारा घाटा में रहता है, हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, क्योंकि ज्यादा हम लोग आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं, इसलिए घाटा में रहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रुआंग ज्वालामुखी जो कि कई विस्फोटों के कारण चर्चा में था, किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। रुआंग इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो 17 अप्रैल 2024 को रुआंग में एक विस्फोटक हुआ था, जिससे कि आकाश में लगभग 60,000 फीट यानी कि 18,000 मीटर तक विशाल राख का गुब्बारा उड़ गया था। और 30 अप्रैल 2024 को रुआंग में एक बार फिर विस्फोट हुआ, जिससे कि वायुमंडल में एक और राख का बादल फैल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत का स्थान क्या 180 देशों में 159 पे है, या फिर इस रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, या स्वीडन रैंकिंग में शीर्ष है? कौन सा सही है? तो हमारा केवल व केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, हम लोग पढ़ लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 ये
कौन रिपोर्ट जारी करता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी होता है। 180 देशों में भारत का स्थान 159 है। 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्कोर 36.62 से घट करके 31.28 हो गया है। लेकिन इसकी रैंकिंग की बात करें 2023 में 161 से बढ़ करके 2024 में 159 हो गया था। नॉर्वे 91.89 अंक के साथ सूचकांक में शीर्ष पे रहा। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे नंबर 1 पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस देश ने वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम लॉन्च किया है? ये आपको बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है किस देश ने वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ हम लोग पढ़ भी ले। भारत जो अरंडी के तेल की वैश्विक मांग 90% से अधिक पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 20 लाख टन अरंडी का उत्पादन करता है और वर्ल्ड कैस्टर सस्टेनेबिलिटी फोरम लॉन्च किया है। चीनी यांग 6 चंद्रयान पर लॉन्च किए गए पाकिस्तान के उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम जो है ICUBE है। पाकिस्तान के क्यूबसैट जिसे कि ICUBI कमर कहा जाता है, चीन चंद्र मिशन के हिस्से के रूप में भेजा गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य चंद्रमा के दूर से नमूने एकत्र करना। यह कदम यदि सफल रहा तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिशन में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के उपकरण शामिल थे, जिनमें शामिल है फ्रेंच यानी कि फ्रेंच डॉन चंद्रधूल और वाष्पशील पदार्थों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा इटालियन RNRRI रेट्रो रिफ्लेक्टर का उपयोग करके दूरियां मापी गई। स्वीडिश NILS चंद्र सतह पर नकारात्मक आयनों का पता लगाया गया। पाकिस्तान में ICUBEQ क्यूबसैट चंद्र सतह की छबीली और चुंबकीय क्षेत्र डेटा प्राप्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है MQ-9B ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत को 2026 के अंत तक MQ-9B शुरुआत की डिलीवरी मिल जाएगी। कब तक? क्या ये सही है? या फिर MQ-9B ड्रोन 2 राज्यों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रखे जाएंगे, या फिर भारतीय नौसेना को 15 MQ-9B प्रीडेट्स मिलेगा? तीनों हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ हमारा 3 नहीं है, डी में ऑप्शन 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्राप्त 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की रणनीतिक तैनाती के साथ अपनी निगरानी और हमले की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए तैयार किया है। यह उन्नत ड्रोन तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में तैनात किए जाएंगे। इसकी अनुमानित लागत की बात करें तो 4 बिलियन से लेकर के डिलीवरी 2026 में होने की उम्मीद है। भारतीय नौसेना में 15 MQ-9B प्रीडेट्स मिलेंगे, जबकि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना को 8 मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने गोल्डन नामक सोने की एक किस देश के वैज्ञानिकों ने गोल्डन नामक सोने की एक मुक्त खड़ी शीट बनाई है, जो कि केवल एक परमाणु जितनी मोटी है? तो स्वीडन ने बनाई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेलिसिस, फोटोनिक सेंसिंग और बायोमेडिसिन में उनके अनुप्रयोग के कारण सोने के नैनो कण चर्चा में है। पहली बार स्वीडन में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक सोने की चादरें विकसित किया है, जो कि केवल एक परमाणु परत जितनी मोटी है। 9वें ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का मेजबानी देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश हो जाएगा। 2024 में ICC महिला T20 विश्व कप 3 से लेकर 20 अक्टूबर 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है, जो पहले इसका आयोजन बांग्लादेश में होना था। हाल ही में श्री माधव पेरुमल मंदिर में कुछ शिलालेख पाए गए थे। श्री माधव पेरुमल मंदिर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु में श्री माधव पेरुमल मंदिर में पाए गए प्राचीन व्यापार मार्ग में शिलालेखों की खोज से 1000 साल पहले पश्चिमी तमिलनाडु में कोंकण क्षेत्रों को दक्षिणी कर्नाटक और केरल से जोड़ने वाले एक प्रमुख व्यापार मार्ग के अस्तित्व का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय छात्र चीनियों को पछाड़कर किस देश का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय बन गया है? तो जर्मनी, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय छात्र चीनियों को पछाड़ करके जर्मनी का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय छात्र समुदाय बन गया है। वर्तमान में रिकॉर्ड में 43,000 भारतीय छात्र विभिन्न जर्मनी कॉलेजों विश्वविद्यालय को नामांकित है, जो कि पिछले 5 वर्षों में 100% की वृद्धि दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 लॉन्च किया है? ये किया है रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने नई दिल्ली में CII के सहयोग से मेडिकल स्टॉकथॉन 2024 लॉन्च किया है। जो मेडिकल स्टॉकथॉन एक भूतपूर्व पहल है जिससे चुनिंदा चिकित्सा उपकरण के व्यापक मूल्य श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से भारत के बढ़ते मेडिकल क्षेत्र के भीतर परिवर्तनकारी परिवर्तन को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटाटुम्बो बिजली घटना जो हाल ही में खबरों में थी किस देश से संबंधित है? तो ये वेनेजुएला हो जाएगा। ठीक है, कैटाटुम्बो बिजली एक प्राकृतिक घटना है जो कि वेनेजुएला में कैटाटुम्बो नदी के ऊपर घटित होती है, जहां बिजली लगभग लगातार गिरता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस कंपनी ने FWD 200B नामक देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? तो ये किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी। फ्लाइंग वेज डिफेंस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी भारतीय रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने देश के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई वाहन FWD 200 का अनावरण किया। एक मध्य ऊंचाई व लंबी सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। इसका फर्म ने कहा है कि 100 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ ऑप्टिकल निगरानी से पेलोड के साथ साथ स्टिक हवाई हमले वाले हथियार भी ले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो 5वां स्थान पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत जापान पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बन गया है। चीन और अमेरिका 2023 में भारत से आगे 2 प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत 73 गीगावाट 1 अरब वाट के साथ दुनिया में 5वें स्थान पर है, जबकि जापान तीसरे स्थान पर है 83 गीगावाट और चीन जो है 156 जो है 156 यानी कि गीगावाट के साथ है। गीगावाट नहीं टेरावाइट है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका +33 टेरावाइट और ब्राजील जो है 22 टेरावाइट के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि का अनुमान किया गया है, जिसे अपनी क्षमता 18 टेरावाइट घंटे जोड़े। इन शीर्ष 4 देशों ने सामूहिक रूप से उस वर्ष वैश्विक सौर विकास का 75% हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी जो हाल ही में खबरों में था, किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और नेपाल के बीच, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल ने लिपुलेख लिम्पियाधुरा काला पानी के विवादास्पद क्षेत्रों के मानचित्र के साथ 100 रुपए के लिए नए मुद्रा नोट के उत्पादन की घोषणा किया है। लिपुलेख काला पानी की लिम्पियाधुरा पर भारत अपना अधिकार रखता है। नेपाल 5 भारतीय राज्य है, इसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ 1850 किलोमीटर से अधिक सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ब्लू होल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लू होल जो है
ब्लू होल को कास्ट संरचना के रूप में जाना जाता है, या पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल ब्राजील में पाया जाता है, या फिर ये ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफाएं हैं जो कि युग के दौरान हिमनदी अफवाह द्वारा हजारों वर्षों में बनाई गई थी। कौन सा सत्य है? तो हमारा सत्य की बात करें तो केवल व केवल 1 और 3 सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने मैक्सिको के तापमान जा ब्लू होल की वास्तविक सीमा की खुलासा किया है, जो कि आधिकारिक तौर पर पृथ्वी पर सबसे गहरे ब्लू होल के रूप में जाना जाता है। ब्लू होल जिसे कि कास्ट संरचना के रूप में जाना जाता है, चूना पत्थर, जिप्सम जैसे घुलनशील आधार क्रमिक विघटन से बनने वाले भूवैज्ञानिकों चमत्कार है, जिसके परिणाम स्वरूप महासागर सतह के नीचे जलमग्न ऊर्ध्वाधर गुफाओं का निर्माण होता है। ब्लू होल ऊर्ध्वाधर समुद्री गुफा है जो कि हिम युग के दौरान हिम नदी अफवाह द्वारा हजारों वर्ष में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्य शुरू किया है? ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है सीबीडीआई कार्यक्रम का उद्देश्य जो है उद्योग शिक्षा जगत के विषयों को बढ़ावा देना। 30 उच्च शिक्षा संस्थानों में चयन के साथ पहल छात्रों को उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना, उद्योगों में परामर्श के साथ नवाचार करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैमथ नामक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष वायु संग्रहण और भंडारण संयंत्र ने किस देश में परिचालन शुरू किया है? तो आइसलैंड ने शुरू किया है। मैमथ नामक सबसे बड़ा प्रत्यक्ष वायु संग्रहण भंडारण संयंत्र आइसलैंड परिचालन शुरू किया है। यह आइसलैंड में क्लाइमॉक्स की दूसरी व्यावसायिक और सुविधा है जो अपने पूर्ववर्ती ओरका से लगभग 10 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में 55 कैनक्री खबरों में था, यह क्या है? यह जो एक्सो प्लैनेट है जो ऑप्शन डी हो जाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 55 क्रैनकी नामक सट्टानी सुपर अर्थ एक्सो प्लैनेट के चारों और वायुमंडल के साक्ष्य की खोज किया है। यह उपग्रह पृथ्वी के केवल 41 प्रकाश वर्ष दूर है और कर्क राशि में सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाले 5 पृष्ठ विश्व में एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के किन 4 केंद्र शासित प्रदेशों अरावली में नए खनन पट्टे और नवीकरणीय देने पर रोक लगा दिया है? तो अपन हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा हरियाणा, इसके बाद हो जाएगा राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 4, 5, 6। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को भारत के सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली की कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र में नए खनन पट्टे देने और नवीकरणीय करने से रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में था स्थित है, ये असम में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखो यहाँ पहले पढ़ ले। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में असम राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने असम के मुख्य सचिव को उन अधिकारियों की पहचान करने का निर्देश दिया है जिन्होंने वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन करते हुए वन्यजीव अभ्यारण्य और आरक्षित वन भीतर मतदान केंद्रों, स्कूलों और अन्य संरचनाओं के निर्माण की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो ये लगभग दिया है कितना, $5 लाख। ठीक है, भारत ने वैश्विक आतंकवाद विरोधी पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है, विशेष रूप से अफ्रीका में आतंकवाद से निपटने के लिए अपने समर्पण को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, किस संगठन ने किसान उत्पादन संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो कृषि क्लिप के द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक गैर लाभकारी संगठन है जो कृषि क्लिप ने किसान उत्पादन संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इस पहल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया है। कृषि कल्प के त्वरक कार्यक्रम का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के नेताओं को बाजार उन्मुखीकरण प्रशिक्षण, आय वृद्धि, उद्यमशीलता और नेतृत्व कौशल, बाजार लिंकेज में सहायता प्रदान किया है।
पिरूल लाओ पैसे पाओ, पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। कौन सही है? तो उत्तराखंड के द्वारा इसे प्रदूषण को रोकने के लिए लॉन्च किया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, केवल व केवल एक सही ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से यहाँ टिक लगा दे, ऑप्शन एक हो जाएगा। देखो यहाँ ऑलरेडी है, ये सारा हम करेंट अफेयर्स करा चुके हैं। जब हम करेंट अफेयर्स वाला, केवल एक करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू वाला में, उसमें भी हम ये सारा कराए हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन शुरू किया है। इस अभियान के तहत जंगल की आग को रोकने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और युवाओं जंगल में पेड़ पिरूल चीड़ के पेड़ की पत्तियां को एकत्र किया जाएगा और वजन किया जाएगा और फिर निर्धारित पिरूल संग्रह केंद्र में संग्रहित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 10 मई 2024 को फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रस्ताव संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पेश किया गया था, या फिर भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया, या फिर प्रस्ताव ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की सदस्यता का दर्जा दिया। कौन सा सही है? तो हमारा आंसर इसमें केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ हम लोग एक्सप्लेनेशन देख ले। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक नए अधिकार और विशेषाधिकार देने के लिए व्यापक अंतर में मतदान किया है और सुरक्षा परिषद से संयुक्त राष्ट्र का 194वां सदस्य बनने के उद्देश्य के अनुरोध पर अनुकूल ढंग से पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। भारत सहित 193 में से 143 वोटों बहुमत, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल सहित 9 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। 25 देश पूरी तरह से अनुपस्थित रहे। अपनाया गया महासभा का प्रस्ताव फिलिस्तीनियों को सितंबर 2024 से कुछ अतिरिक्त अधिकार और विशेषाधिकार है, जैसे कि असेंबली हॉल में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के बीच एक सीट, लेकिन निकाय वोट नहीं दिया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 18 अप्रैल को व्यापक रूप से समर्थित परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया है, जिससे कि फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का मार्ग प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ओरंगुटान डिप्लोमेसी योजना किस देश से है? ये मलेशिया से है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मलेशिया सरकार ने एक व्यापारिक व्यवस्था का योजना घोषित किया है, जिसके तहत अपने कुछ सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारी ओरंगुटान उपहार देंगे, जो कि उनके पाम तेल खरीदते हैं। यह योजना चीन के सफल पांडा कूटनीतिक मॉडल से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 11 मई को मनाया जाता है, या फिर इस वर्ष का थीम है स्कूल टू स्टार्ट, ऑप्शन इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। कौन सा सही है? तो केवल व केवल एक सही है, हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 मई से लेकर 13 मई 1998 को पोखरण में एक सफल परमाणु परीक्षण का सम्मान करने के लिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। परीक्षणों को, जिन्होंने सामूहिक रूप से ऑपरेशन शक्ति के रूप में जाना जाता है, भारत की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 का थीम जो है सतत भविष्य के लिए स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम का 19वां सत्र आयोजित किया गया था नैरोबी में, जिनेवा में, पेरिस, न्यूयॉर्क। किसके द्वारा सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ ऑलरेडी मेंशन है, संयुक्त राष्ट्र वन मंच 19वां सत्र 6 मई से 10 मई 2024 तक न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश स्थित किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कैमरे पर हिम तेंदुआ को देखे जाने के कारण खबरों में था? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में समाचारों में आया शब्द डेटा बॉट्स किससे संबंधित है? तो ये AI चैटबॉट से संबंधित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डेटा बॉट्स हम पढ़ दिए, डेड बॉट्स से है ना। डेड बॉट्स या ग्रीफ बॉट्स एक AI चैटबॉट है, जिसके द्वारा
छोड़े गए डिजिटल पद चिन्ह संदेश आदि का उपयोग करके किसी मृत परिजन व्यक्तियों और भाषण पैटर्न का अनुकरण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मई 2024 में जारी भारतीयों के लिए आहार दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिशा निर्देश ICMR द्वारा जारी किया गया है या इनमें 17 आहार संबंधी दिशा निर्देश शामिल है, या दिशा निर्देश कहते हैं कि भारत के कुल रोग भार का अनुमानित 56.4% अस्वास्थ्यकर आहार के कारण हो सकता है। तो कौन सा सही है? तो हमारा तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत और ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर किस टर्मिनल संचालन के लिए 13 मई 2024 को 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? ये शहीद बहस्ती टर्मिनल हो जाएगा। भारत और ईरान ने 13 मई 2024 को चाबहार बंदरगाह पर शहीद बहस्ती टर्मिनल को संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। यह अनुबंध इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मोल्डोवा हो जाएगा। भारत और मोल्डोवा 10 मई 2024 राजनयिक आधिकारिक पासपोर्ट के लिए वीजा छूट पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला देश कौन बना है? ये पहला हो जाएगा आपका भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्य भारत में किस बाघ अभ्यारण्य में पहली बार एक तेंदुआ बिल्ली देखी गई है? ये पेंच टाइगर रिजर्व में देखा गया है। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में पहली बार एक आश्चर्यजनक और असाधारण तेंदुआ बिल्ली देखी गई है। अपने अनुकूली लचीलेपन के कारण भारत में जंगली बिल्ली के बाद तेंदुआ बिल्ली की सबसे आम और व्यापक छोटी जंगली बिल्ली है। यह पूर्वोत्तर भारत और उत्तरी हिमालय राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। मध्य भारत में अनुपस्थित है, यानी कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 जीता है? तो ये जापान ने जीता है। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 4-1 से हरा करके अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस जहाज निर्माता ने 14 मई 2024 को अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया है? तो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये रॉटरडैम आयोजित किया गया था। रॉटरडैम, ऑप्शन ए हो जाएगा। पहली बार भारत ने 13 से 15 मई 2024 को दौरान रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित होने वाला विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। भारत मंडप की स्थापना नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा प्री क्वालिफाइंग किए जाने वाले दूसरे डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? इसका TAK टैग 003। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। टैग 003 WHO द्वारा प्री क्वालिफाइंग होने वाला दूसरा डेंगू टीका है। टैग जो भी पढ़ो, टैकेडा द्वारा विकसित यह एक जीवित छीन टीका है जिसे कि डेंगू का कारण बनने वाले वायरस के 4 सीरोटाइप के कमजोर संस्करण शामिल है। WHO की प्री क्वालिफाइंग सूची में डेंगू के खिलाफ सिनोफी पास्चर द्वारा विकसित CYD TDV वैक्सीन भी शामिल है। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया है? ये भारत और अमेरिका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, भारत अमेरिका का 7वां संस्करण संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस कोलकाता में आयोजित किया गया था। यह विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अमेरिका यानी कि NSG के द्वारा विशेष अभियान बल के बीच आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदा सीसा
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदा सीसा नोगरोंग की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीडीपी नियुक्त किया गया है, तो मेघालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ है, इदासीसा नोंगरोंग के मेघालय का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। यह पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य पुलिस बल में डीजीपी बनने वाली पहली महिला है। भारत का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता 2024 किस शहर में आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 भारत का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम का उद्घाटन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 15 मई 2024 को यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली के द्वारा किया गया था। ये 19 मई 2024 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर हाल ही में उम्मीद से अधिक तेजी से गायब होने के कारण खबरों में था, यह अंतिम बचा हुआ ग्लेशियर था, तो वेनेजुएला हो जाएगा। वेनेजुएला में एंडीज पहाड़ों में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे जो कि समुद्र तल से लगभग 50,000 मीटर ऊपर थे। 2011 तक उन्हें 5 गायब हो गया है। वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी किया है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर एक दशक तक चलेगा, हालांकि यह अंदाज से अधिक तेजी से पिघल गया है, 2 हेक्टेयर से भी कम रह गया है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर से बर्फ के मैदान में स्थानांतरित हो गया है। अल नीनो जो कि जुलाई 2023 में शुरू होने से हम्बोल्ट ग्लेशियर के पिघलने को तेज कर दिया गया है। अल नीनो भूमध्यसागरीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी का असमान रूप से गर्म होना, जिसका परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो है, किस राज्य को अंबाजी व्हाइट मार्बल के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है गुजरात को। 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 का कांस क्लासिक खंड के तहत प्रादेशिक एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? ये मंथन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मंथन 1975 में रिलीज हुआ श्याम बेनेगल की फिल्म है। ठीक है, इनमें नसीरुद्दीन शाह, अश्मिता पाटिल और गिरीश कर्नाड इस फिल्म के पुनर्स्थापित संस्करण को कांस क्लासिक अनुभाग के एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यह भीड़ वित्त पोषित फिल्म के शुरुआती उदाहरणों में से एक है, जिसमें प्रत्येक 5 लाख किसानों से 2 रुपए का योगदान दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये किसान गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के सदस्य थे। यह शहर के एक पशु चिकित्सक की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि दूध सहकारी आंदोलन शुरू करने के उद्देश्य के गांव में आती है। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है? तो ये जापान के द्वारा किया गया है। एक अभूतपूर्व विकास में जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस पेश किया है, जिसकी गति 5G इंटरनेट से 20 गुना तेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 मई 2024 को फीफा में घोषणा ब्राजील में मेजबानी के अधिकार जीत लिए हैं, जिसके दक्षिण अमेरिका में पहला फीफा महिला विश्व कप बन गया है। ब्राजील, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप की मेजबानी करने वाले 6ठा देश बन जाएगा। 1950 और 2014 में पूर्व की मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूटोपियन उपन्यास सुल्तानगंज ड्रीम के लेखक कौन है, जिसे कि यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रार के हिस्सों के रूप में मान्यता दिया है? तो ये दिया है बेगम रुकिया और शखावत हुसैन, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1905 के ब्रिटिश भारत में बंगाली लेखिका बेगम रुकैया शखावत हुसैन द्वारा लिखित पुरुषों के बिना दुनिया का यूरोपियन उपन्यास सुल्तान का सपना यूनेस्को के द्वारा अपना मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर के हिस्से के रूप में मान्यता दिया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए मेट्स कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये देख ले थोड़ा। ऑस्ट्रेलियाई संघीय बजट दस्तावेज मैट्स प्रवासन योजना 3,000 भारतीय स्नातक और प्रारंभिक कैरियर प्रवेश के लिए एक नया गतिशील मार्ग प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मई 2024 में सरधे कवि सूरदास की 550वीं जयंती मनाने के लिए भारतीय समुदाय किस शहर के एक साथ आया? तो दुबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखो यहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य के एक जीवंत उत्सव दुबई का भारतीय समुदाय सभ्य कवि सूरदास की 550वीं जयंती मनाने के लिए साथ लिया गया। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? ये एड डिवाइडर बन गए हैं। एड डिवाइडर बन गए हैं। एड डिवाइडर 90 साल 8 महीने और 10 दिन की उम्र में अंतरिक्ष पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं। मील का पत्थर ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन हासिल किया गया है। एड डिवाइड ने अंतरिक्ष में सबसे उम्रदराज व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, जो पहले विलियम शेटनर के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस सीमा के भीतर सरिस्का अभयारण्य के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के पास चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के सरिस्का रिजर्व को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के लिए 1 किलोमीटर परिधि के भीतर 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है। यांचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का आयोजित किया गया है? तो मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महिलाओं को 400 मीटर T20 में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा दीप्ति जीवन जी। ठीक है। दीप्ति जीवन जी ने जापान में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिला की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है। 10वां विश्व जल मंच आयोजित किया गया था तो इंडोनेशिया के द्वारा। 10वां विश्व जल मंच 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बाली में आयोजित हुआ था। इसका विषय था साझा समृद्धि के लिए जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 मई 2024 को ईरान में कौन सा हेलीकॉप्टर मॉडल दुर्घटना हो गया था? तो ये हो गया था बेल 212 ट्वीन हुई। ठीक है। इब्राहिम रायसी की 19 मई 2024 को मृत्यु हो गया जब उनका हेलीकॉप्टर ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के वर्जेगन क्षेत्रों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी व्यक्ति, जिनमें विदेश मंत्री हुसैन अमीरा अब्दुल्लाहियान, हेलीकॉप्टर के पायलट और उड़ान चालक दल शामिल थे, मारे गए। दुर्घटना बल 212 विमान 1960 के दशक के अंत तक कनाडाई सेना के लिए एक अन्य विमान के उन्नयन के रूप में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर ने भारतीय अंतर मंत्रालय प्रतिनिधि मंडल की पहली यात्रा के साथ आकर लिया था? तो ये संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद मोखबर को। ठीक है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सूचना संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी किया गया था, या फिर सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे है। भारत या फिर दक्षिण एशिया में मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। कौन सा सही है? तो हमारा इसमें सही हो जाएगा केवल व केवल 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक बढ़कर के 39वें स्थान पे पहुंच गया, जबकि अमेरिका इसमें शीर्ष पे है। भारत दक्षिण एशिया में निम्न मध्यम आय वाला अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कह रहे कि जेनी एरपेनबेक और अनुवाद वादक माइकल हॉफमैन ने फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है, या फिर मूल कथा फ्रेंच में था? कौन सा सही है? तो हमारा केवल सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिम्स्टेक चार्टर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कह रहा है कि यह 25 मई 2024 को लागू हुआ था, तो नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा।
कह रहा है कि 2022 में कोलंबो में समूह के 5वें शिखर सम्मेलन के दौरान बिमस्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया था, तो ये सही है। बिमस्टेक अब नए सदस्यों पर्यवेक्षकों के लिए खुला रहेगा, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर भी एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिमस्टेक 20 मई को समूह का ऐतिहासिक पहला चार्टर लागू होने के बाद नए सदस्य पर्यवेक्षकों के लिए खुला रहेगा। बिमस्टेक नेताओं ने 5 शिखर सम्मेलन में अपनाए गए चार्टर के लागू होने के साथ समूह के कानूनी व्यक्तित्व हासिल कर लिया है और अन्य समूह देशों के साथ संरक्षित राजनयिक बातचीत में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएगा। चार्टर पर 2022 में कोलंबो में आभासी प्रारूप में आयोजित 5वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किया गया है। 2024 के निम्न के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 दिवसीय पहाड़ लोग और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आयोजित हुआ है ये काठमांडू में आयोजित हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले एक्सप्लेनेशन देख ले। पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन नकारात्मक प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए 22 मई को काठमांडू में 2 दिवसीय पहाड़ लोग और जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद हुआ। हाल ही में नेपाली पर्वतारोही कीमा रीता शेरपा ने सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली व्यक्ति के रूप में अपनी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ाई किया है, तो 30 बार किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 के लिए। पिच बुक ग्लोबल वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग में दुनिया भर में शीर्ष 50 स्टार्टअप शहरों में कौन से 3 भारतीय शहर शामिल है, तो ये शामिल हो जाएगा मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। पिच बुक ने 2024 के लिए वैश्विक वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम रैंकिंग का अनावरण किया है। 3 भारतीय शहर वैश्विक स्तर पे 50 स्टार्टअप शहरों में शामिल हुआ है, जिनमें मुंबई 32वें स्थान पर है, बेंगलुरु 34वें स्थान पर है, गुरुग्राम 48वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मिरिगा वनी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हाल ही में खबरों में था, कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। मिरिगा वनी राष्ट्रीय उद्यान विस्तार 22% कम होकर के 280.29 हेक्टेयर हो गया है, जिससे सर्वेक्षण तकनीकी और पर्यावरणीय प्रभाव पर विवाद छिड़ गया है। मिरिग वनी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में स्थित है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है, तो स्पेन बन गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक उपक्रम ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरी रैंक हासिल किया है, एनटीपीसी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो, एनटीपीसी ने एटीडी बेस्ट अवार्ड 2024 में विश्व स्तर पर तीसरे रैंक हासिल करने का एक प्रभावशाली उपलब्धि हासिल की है। यह सभी भारतीय कंपनियों के बीच सर्वोच्च रैंकिंग में विशेष रूप से एनटीपीसी एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है जिसे पिछले 8 वर्षों में 7 बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। मारखोर है तो जंगली बकरी है, ऑप्शन हमारा जंगली बकरी सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है। मारखोर दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बकरी है, जो मारखोर हिमालय पर्वत श्रृंखला के वृक्ष रेखा के आसपास या ऊपर रहते हैं। इनका विस्तार जो है ऊपरी भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्किस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाले पहली भारतीय बनकर इतिहास किसने रचा है, तो ये अनसुईया सेनगुप्ता, ऑप्शन डी हो जाएगा। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की अनसुईया सेनगुप्ता ने इतिहास रच दिया है। अभिनेता को कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में
अनसर्टन रिगार्ड सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इसके साथ ही सेनगुप्ता यह पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय अभिनेत्री बन गई है। उन्होंने अवार्ड फिल्म द शेमलेस के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मई 2024 में वीपो सदस्य देशों ने किन क्षेत्रों के बीच इंटरफेस को संबोधित करने के लिए पहले वीपो संधि को अपनाया है? तो ये बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त किया है? तो तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गंगा डॉल्फिन जनसंख्या अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि वर्तमान में गंगा की उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन मौजूद है, या फिर भारत में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन कुल संख्या से आधे से अधिक बिहार में पाया जाता है। कौन सा सही है? तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा केवल व केवल एक हो जाएगा। ठीक है, केवल एक सही, ऑप्शन एक हो जाएगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार अब गंगा के बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन है, जिन्हें 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश के मुख्य रूप से चंबल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये वेधशाला अटाकामा रेगिस्तान चिली में स्थित है। 5640 मीटर की ऊंचाई पर उत्तरी चिली में रेगिस्तान पहाड़ के शिखर बनी टोक्यो विश्वविद्यालय अटाकामा वेधशाला दुनिया का सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दशकों पुरानी रडार छवियों के हालिया विश्लेषण के अनुसार कौन सा ग्रह पहले से ज्ञात की तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय प्रतीत होता है? तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला है कि शुक्र पहले से ज्ञात तुलना में अधिक ज्वालामुखी रूप से सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेहरान में आधिकारिक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार से सम्मानित करने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संतोष शिवान। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट अवार्ड से सम्मानित करने वाले पहले एशियाई पियरे एंजिनिक्स ट्रिब्यूट अवार्ड सिनेमैटोग्राफरों को उनके कैरियर और काम की असाधारण गुणवत्ता के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए पहली प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात रेमल का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ओमान के द्वारा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची में रेमल नाम जो है ओमान के द्वारा रखा गया है। हाल ही में कौन सा फल इजरायली कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है? तो तरबूज विरोध प्रदर्शनों और कलाकृतियों में फिलिस्तीनियों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो कि फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे के खिलाफ संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किसने एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च किया है? तो ये दूरदर्शन किसान किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा ये पढ़ लेते। दूरदर्शन किसान ने 2 एआई एंकर एआई क्रिस और एआई भूमि लॉन्च किए गए हैं, जो न्यूज एंकर कंप्यूट है, जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह है, या फिर यूं कहे ये इंसान की तरह ही काम कर सकते हैं। वो बिना रुके थके 24 घंटे 365 दिन समाचार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2030 तक अंतरिक्ष में मलबा तटस्थता प्राप्त करने के लिए 12 देशों के द्वारा हस्ताक्षरित शून्य मलबा चार्टर की संगठन के एक पहल है। तो ये पहल जो हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 12 देशों ने, सॉरी ये तो एक्सप्लेनेशन है, ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा प्रतिष्ठित 2023 संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? मेजर राधिका सेन। ठीक है, मेजर राधिका सेन
सुमन गवानी के बाद संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से पाने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक है, जो 2019 में सह प्राप्तकर्ता थी। भारत के पास महिला शांति स्थापना का समर्थन करने का एक लंबा इतिहास और एक 2007 में लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र सेना की एक पूर्ण महिला टुकड़ी भेजने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो ज्योति राधे जो है, ये ज्योति राधे ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला हो जाएंगी। इसके बाद पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है, ये हो जाएगा एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। इसके बाद हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता जो है, ये हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता, ये हो जाएगा एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। और डी का हो जाएगा 2 हो जाएगा माउंट, यानी कि काम्या कार्तिकेयन जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। मध्य प्रदेश की उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति राधे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई है। गोरखा नेपाल की 32 वर्षीय पर्वतरोही और पेशे से फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में केवल 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला के रूप में इतिहास रचा है। सत्यदीप गुप्ता ने एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर माउंट लहोत्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने लागत मुद्रास्फीति सूचकांक जारी किया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने किया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी रिकॉर्ड का पहला विदेशी डिजिटलीकरण किया है, तो ये ओमान के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले थोड़ी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक 3 प्रमुख पहल शुरू किया है। परवाह नियामक अनुप्रयोग सत्यापन प्रमाणीकरण के लिए मंच पोर्टल, आरबीआई के विभिन्न नियामक अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति और संस्थाओं के लिए एक सुरक्षित और केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच वेब आधारित पोर्टल है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप खुदरा निवेशकों को उनके स्मार्टफोन से सीधे सरकारी प्रतिभूति जी-सेक से आसान निवेशक के लिए रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करता है। फिनटेक रिपोजिटरी एक वेब आधारित डेटाबेस जिससे कि भारतीय फिटनेस फर्मों में एक व्यापक डेटाबेस शामिल है, जो कि नियामक उद्देश्यों के लिए फिनटेक परिदृश्य के बेहतर समझ को सुविधा करता है। एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महाद्वीपीय खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन बनी है? तो ये बनी है दीपा कर्माकर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में समाचारों में नेग्लेरिया फाउलेरी क्या है? तो ये जो है मस्ती खाने वाला एक अमीबा है। हाल ही में केरल में एक 5 वर्षीय लड़की की प्राथमिक अमीबा मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस PAM से पीड़ित हो गई है, जिसे दिमाग खाने वाले अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण होने वाले एक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण है। मैक्सी गांव के किस राज्य में है जहां भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की दृष्टि किया है? तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा देश 2016 में 17वें UNCCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीजन मीटिंग की मेजबानी करेगा? तो मंगोलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पढ़ ले थोड़ा। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग आधी रेंज जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, भूमि उपयोग परिवर्तन और बढ़ता कृषि भूमि के कारण खराब हो गया है। मंगोलिया 2026 में 17वें UNCD कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मीटिंग में मेजबानी करेगा, जो कि मंगोलिया की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित रेंज लैंड सेंड
पास्टरलिस्टिक अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में 18.41 मीटर को थ्रो के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो किसके द्वारा तोड़ा गया है? एक मिनट। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में 18.41 मीटर की थ्रो 18.14 मीटर की थ्रो में 7 राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये तोड़ा है आपको, इनका नाम हो जाएगा आभा खटुआ। ठीक है, आभा खटुआ। देखो, एशियाई चैंपियनशिप के पदक विजेता आभा खटुआ ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 8.41 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ महिलाओं को शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है, जो भुवनेश्वर के राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 82.27 मीटर प्रभावशाली थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो गाइज, ये रहा आपका टोटल क्वेश्चन। टोटल हम लोग 137 क्वेश्चन देखे हैं। रहा बात 21 से लेके 25, 21, 22, 23, 24, 25, 5 क्वेश्चन है जो हम लोग इसमें, वो वीडियो एक्चुअली धुंधला आ रहा था उसका पीडीएफ, तो हम अगला जो कराएंगे अप्रैल वाला उसमें हम कवर करा देंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगा के पढ़िए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरा नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में मुझसे ऐसे गलती हो जाता हो बोलने में, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ह्यूमन एरर कभी भी हो सकता है। मतलब बोलने में कभी कभी कोई वर्ड होता है तो थोड़ा सा तुतलापन आ जाता है ऐसा, तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज। बाय बाय, गुड नाइट।